स्टूडेंट्स, जैसा कि 3.2 एक्सरसाइज मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाई थी और बहुत से बच्चों के मैसेज आए कि सर कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो आज मैं उन्हीं पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। और भी अगर बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हुआ करे तो आप मुझे इंडिविजुअल, मेरा मोबाइल नंबर 9044142305, इस पर आप व्हाट्सएप से ऐड हो सकते हैं। कोई किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस करें, ठीक है। चलिए, तो बच्चों कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो 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 यहाँ पर आप सौम्या और भी लड़कियाँ हैं, लड़के हैं जिन्होंने हमें ये मैसेज किए हैं कि सर इन सवालों में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, fx इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई, ये सवाल दिया गया है। fx बराबर इतना, हमें सिद्ध करना है fx इंटू एफ वाई बराबर। तो बच्चों जब किसी सवाल में fx का मान दिया गया, अब fx अगर दिया जाता है तो हम लोग fy का मान निकालते हैं। कैसे? तभी तो मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो fy के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह y लिख देते हैं। तो cos y sin y 0 माइनस sin y cos y 0 0 0 1। बच्चों जैसे fx बराबर लिखा था, हमने fy का मान निकाला, तो x के रिप्लेस पर हम y रख देते हैं। उसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करना है, तो बच्चों को सिद्ध करना उसका एलएचएस पार्ट लेकर चलिए। तो ये हो जाएगा fx इंटू fy। बच्चों जब एलएचएस पार्ट लेकर चलेंगे तो fx का मान कितना है, cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। इसके बाद fy कितना है बच्चों, cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। बच्चों इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि हमने fx और fy का मान लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बताया था कि ये r1, ये r2, ये r2, पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो। रो का मल्टीप्लाई दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से करेंगे। ये पहला कॉलम हो गया बच्चों, ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा कॉलम हो गया। तो मल्टीप्लाई करते समय मैंने आपसे कहा था रो का कॉलम से, तो cos x का cos y से करेंगे, क्या आएगा बच्चों, cos x इंटू cos y। फिर sin x का sin y से करेंगे, माइनस sin x इंटू sin y। 0 का 0 हो जाएगा। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस। तो आप देख रहे होंगे cos x का मल्टीप्लाई sin y से किया, तो ये हो जाएगा माइनस cos x इंटू sin y। इसके बाद में बच्चों sin x का मल्टीप्लाई cos y में किया, तो माइनस sin x इंटू cos y। फिर 0 का इसमें किया 0। तो पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ से, अब तीसरे स्तंभ से करोगे तो बच्चों जरा देखो, cos x का 0 में 0, इसका इसमें 0 और 0 का 1 में 0, तो जो लास्ट वाला आएगा कॉलम वो 0 आएगा, ठीक है। अब दूसरे से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों sin x का इसमें करेंगे, sin x cos y प्लस cos x sin y प्लस 0। ये हो गया। इसका सेकंड कॉलम में कीजिए बच्चों, तो माइनस sin x इंटू sin y प्लस cos x इंटू cos y प्लस का 0। लास्ट वाले से करेंगे बच्चों, इसमें भी 0 निकल के आएगा, आप देख रहे होंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले का बच्चों करेंगे इससे तो 0, इस वाले का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 0,
इसका मल्टीप्लाई बच्चों इससे करेंगे 1। फिर से समझ लीजिए, इसमें पंक्ति का स्तंभ से मल्टीप्लाई करना है, रो का कॉलम से। तो आप देख रहे हैं मैंने प्रत्येक पद में पहली पंक्ति का पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से, तीसरे कॉलम से, दूसरी पंक्ति का बच्चों पहले कॉलम से, दूसरे और तीसरे कॉलम से, तृतीय पंक्ति का बच्चों इसमें किया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद अब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आपको आना चाहिए, तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। अब बच्चों देख रहे होंगे आप cos a cos b माइनस sin a sin b, तो आपको पता है ये फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चों cos x प्लस y। इसके बाद में यहाँ पर देखिए माइनस cos a cos sin b, तो माइनस इसमें अगर हम कॉमन कर लें बच्चों, तो आप देख रहे होंगे माइनस कॉमन करने पर sin a cos b प्लस cos a sin b, तो ये sin a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा। तो माइनस कॉमन लगाएंगे यहाँ पर, तो sin a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। लास्ट वाले पद आपको बताइए 0 आएगा। इसमें देखिए बच्चों sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a इसमें भी sin a प्लस b का फॉर्मूला बन गया, तो ये हो जाएगा sin x प्लस y। इसमें cos a cos b माइनस sin a sin b, तो cos x प्लस y का फॉर्मूला बन गया। लास्ट में 0, इधर वाले में बच्चों 0 0 1। तो आपको लग रहा होगा ये जो रिजल्ट निकल के आया बच्चों, आप देख रहे होंगे कि जो fx दिया है, देखिए cos x लिखा है, वहां cos x प्लस y लिखा है, माइनस sin x लिखा था, x की जगह x प्लस y है, sin x है sin x प्लस y, cos है cos x प्लस y। कहने का मतलब है कि फंक्शन में जो fx था x के रिप्लेस पर वहां x प्लस y लिख के आ रहा है। तो जो रिजल्ट आया बच्चों आपका मल्टीप्लाई करने पर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं fx प्लस। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि x के स्थान पर x प्लस y आया, तो हम लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS। तो बच्चों इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी क्वेश्चन मैं आपको अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसको सॉल्व नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बच्चों, जैसा कि 3.2 का क्वेश्चन ये भी था, क्वेश्चन नंबर 18, जो हमें अंजलि मिश्रा, स्नेहा, हिमांशु, सुरभि दीक्षित और भी बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर इसको भी समझा दीजिएगा, तो मैं इसके बारे में भी डिस्कस करता हूँ। और ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है जिसको आप लोगों को सॉल्व करना सिखाते हैं। बच्चों ये सवाल में a बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है सेकंड ऑर्डर का, और सिद्ध करना है i प्लस a। अब i की बात आती है, i होता है इकाई आत्मी। जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया जाएगा i उसी ऑर्डर का रखेंगे यूनिट मैट्रिक्स। तो बच्चों i प्लस a इक्वल टू करना है i माइनस a ना। तो एक काम करते हैं बच्चों, इस सवाल को अगर सॉल्व करना है सेम प्रोसेस से, तो आपको मानना पड़ेगा, हम मान लेते हैं tan अल्फा बाई 2 बराबर t। ये जो tan अल्फा बाई 2 दिया है बच्चों, इसको हम t मानेंगे। अब हम LHS पार्ट लेके चले पहले, तो LHS पार्ट में लिखा है i प्लस a। बच्चों i क्या है? जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है उसी ऑर्डर का i होता है यूनिट मैट्रिक्स। तो बच्चों सेकंड ऑर्डर का है मैट्रिक्स, तो i का मान हो जाएगा 1 0 0 1 प्लस a। अब a बराबर 10 में दिया था, तो मैंने सॉल्व करने के लिए tan अल्फा बाई 2 को t मान लिया। तो बच्चों ये हो जाएगा 0 माइनस t और 0। जब इसको हम ऐड करेंगे क्या निकल के आएगा बच्चों? 1 में 0 ऐड किया 1, 0 में t ऐड किया माइनस का, तो माइनस का t, यहाँ पर t आ गया, और इधर कितना आ गया बच्चों? 1। तो ये आ गया LHS पार्ट। अब हमें RHS पार्ट सॉल्व करना है बच्चों। तो RHS पार्ट के लिए आपको देखना पड़ेगा i क्या है बच्चों? 1 0 0 1 इंटू माइनस का a कितना है बच्चों? ये दिया गया है, हमने इसको t में मान लिया, 0 माइनस t और t और 0। इसके बाद इसमें बच्चों हम इस तरह से ब्रैकेट और यूज कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें इंटू भी करना है। आप देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई भी करना है। तो बच्चों ये माइनस वाला पार्ट हमने एक लार्ज ब्रैकेट में शो अप कर दिया। अब बच्चों इसमें जो मान रखेंगे, तो आपको पता होगा cos अल्फा का tan के पदों में, क्योंकि प्रोसेस पूरा tan में है। आप देख रहे हो मैट्रिक्स में tan में दिया है, वो हमने tan माना है। तो आपको फॉर्मूले मालूम होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में cos अल्फा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा, अगर लर्न ना हो तो साइन अल्फा होता है बच्चों 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। फिर बच्चों साइन अल्फा का फिर से लिख लीजिए 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। फिर cos अल्फा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस। इतना करने के बाद आप लोग को करना क्या है, पहली बात तो ये 10 को हमने टी माना है तो टी रखेंगे अभी, और दूसरी बात ये है बच्चों अभी हमने फॉर्मूला लिखा इसलिए मैंने 10 स्क्वायर लिख दिया, वरना मैं टी स्क्वायर लिख देता। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे, और एक काम और करना बच्चों, आप देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स के अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाहर आ सकते हैं क्योंकि प्रत्येक पद में ये दिया है, तो हम इस चीज को बाहर भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे सर 1 प्लस टी स्क्वायर क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है बच्चों क्योंकि आप देख रहे हो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ रहा है, तो हमने इसको टी माना था इसलिए बाहर लिख दिया। अब बात करते हैं घटाने की, तो 1 में से 0 गया 1, 0 में से ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 से ये माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 1 से ये इनटू बच्चों इसमें क्या बचेगा, देखिए अब डिनोमिनेटर जो हर है उसको कॉमन कर लिया तो ऊपर बचेगा बच्चों 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अपॉन वाला लेने के लिए पार्ट हमने कॉमन कर लिया। इस वाले में क्या बचेगा बच्चों माइनस का 2t, इसमें क्या बचेगा 2t प्लस का, इसमें 1 माइनस टी। तो बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि हमने जो अपॉन वाला पार्ट है उसको बाहर निकाल लिया कॉमन लेके 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। बच्चों मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, इसका इससे यानी रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का इससे करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा, इसका करेंगे बच्चों प्लस टी स्क्वायर आ गया। फिर फर्स्ट रो का इस कॉलम से करेंगे तो माइनस का 2t आ गया, प्लस का यहाँ पर t माइनस t क्यों हो गया बच्चों। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो माइनस का t प्लस का t क्यूब हो गया, इसका इसमें करेंगे और प्लस का ये बनता करेंगे क्या हो जाएगा 2t। बच्चों इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2t माइनस प्लस हो जाएगा t स्क्वायर और प्लस 1 माइनस t। फिर हम थोड़ा कैलकुलेट करेंगे इसको बच्चों 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये कितना हो गया 2t स्क्वायर में से t स्क्वायर तो t स्क्वायर प्लस 1 आ गया। इसमें बच्चों क्या आएगा, देखिए माइनस 2t तो माइनस t कॉमन ले लेंगे तो t स्क्वायर प्लस 1 हो गया। इसमें जब सॉल्व करेंगे तो बच्चों 2t प्लस आएगा तो इसमें t कॉमन ले लेंगे तो t स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। और इस वाले पद में आप देख रहे होंगे 2t स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 1। अब बच्चों ये मल्टीप्लाई करने पर आया कैलकुलेशन, और इसका हम जब डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक पद में कर देंगे, जैसे कॉमन किया था डिवाइड भी करेंगे। जब ऐसे इसमें डिवाइड करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, आप देख रहे होंगे 1, इसमें क्या आएगा माइनस t, इसमें क्या आ जाएगा t और इसमें आ जाएगा 1। तो बच्चों LHS पार्ट में क्या था 1 माइनस t 1, और RHS पार्ट में भी आ गया तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, अतः LHS बराबर। तो बच्चों सवाल का प्रोसेस वही है, बस आपको थोड़ा मान के कर दिया इसलिए इस तरह से ये सॉल्व हो गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ बच्चों जैसा कि आपके सामने ये 2 सवाल लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का ए पार्ट और 20 नंबर B। इन सवालों में भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है लैंग्वेज समझने में, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बच्चों उसमें लिखा था कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है, उसने 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्ड निवेशित किए। प्रथम बॉन्ड पर 5%, द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। तो आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए को जो 2 प्रकार के बॉन्ड निवेश किए गए हैं, जिसमें व्यापार संघ को प्राप्त कुल ब्याज पहले पार्ट में 18,000, दूसरे पार्ट में 2,000। तो बच्चों पहले पार्ट में जो 18,000 इंटरेस्ट था
उसको हमने यहाँ पर शो किया है। दूसरे पार्ट में बिल्कुल ऐसे ही करना है, बस 18 की जगह क्या लिख देना बच्चों, यहाँ पर जो दिया गया है, जो ब्याज दिया गया है, सॉरी 1800 रुपए। पहले में ब्याज दिया गया है, व्यापारी को 1800 रुपए प्राप्त हुआ और दूसरे में 2000। तो बच्चों प्रोसेस यही करना है, उसमें बस 1800 की जगह 2000 लिखना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, पहले समझ लो। हमने मान लिया है पहला बॉन्ड है वो x रुपए का है, 2 बॉन्ड में विभाजित किया गया है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 30,000 माइनस x, क्योंकि टोटल अमाउंट कितना था व्यापारी के पास 30,000। अब बच्चों इसको आव्यूह का यूज करना है इसमें, तो आव्यूह कैसे बनाएंगे, मैट्रिक्स रो और कॉलम, इतना ध्यान रखिए तो आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगी और आप आव्यूह आराम से बना सकते। आप देख रहे होंगे कि 18,000 दिया और उसका क्रम 1 है, आपको पता है कि एक पंक्ति और एक स्तंभ है। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। हमने देखा कि ये जो मैट्रिक्स बनाया है इसमें कितनी पंक्तियां, एक पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं, 2 स्तंभ। और यहाँ पर जो प्रतिशत दर दी गई है उसमें आप देखिए कितनी पंक्तियां हैं, 2, और स्तंभ कितना है, 1। तो आप देख रहे होंगे कि इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति मैच करना चाहिए। हम लोग आपको जब बनाते हैं जो आंसर आएगा वो 1 का आएगा, तभी तो आएगा बच्चों। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पंक्ति और एक स्तंभ ही आना चाहिए 18,000। इस हिसाब से हमें मैट्रिक्स जनरेट करनी पड़ती है। तो पहले हमने रो में बनाया, एक पंक्ति बना ली, फिर यहाँ पर जो दर थी उसको लिख लिया। अब गुणा करना कितना आसान है बच्चों, सबसे पहले रो का कॉलम से करना है। तो x का बच्चों कितना प्रतिशत है, 5% हो जाएगा पहले, प्लस 30,000 माइनस x का कितना प्रतिशत, 7% बराबर 1800। तो बच्चों इसको सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। आपको पता होगा कि प्रतिशत घटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं, प्लस 30,000 माइनस x प्लस 7/100 बराबर हो गया 1800। बच्चों 100 एलसीएम आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे उधर, तो 5x प्लस 7 3 21 2,10,000 हो जाएगा, माइनस का 7x बराबर यहाँ पर 1800, 2 0 ये हो। बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 7 में से 5 गया, माइनस का 2 बचेगा, उस तरफ ले जाएंगे और इसको इधर लाएंगे तो 2,10,000 माइनस 1,80,000 इज इक्वल टू 2x। तो x इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 30,000 रुपए बटे 2, ये कितना आ गया 15,000। तो बच्चों अब आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि प्रत्येक बॉन्ड कितने कितने हजार का होगा, 15,000। क्यों, क्योंकि x का मान 15,000 जब आप यहाँ रखोगे तो पहला बॉन्ड 15,000 का, दूसरा बॉन्ड 30,000 माइनस 15,000 तो आ जाएगा 15,000। तो बच्चों आपको पता चल रहा होगा कि दूसरा पार्ट है जो इसका, उसमें ब्याज बस बदलना है। जहाँ 1800 लिखा है बच्चों वहां पर आपको 2000 लिखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इधर आ जाएंगे बच्चों ये सवाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सरल है। उसमें कुछ पुस्तकें दी गई थी, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान की, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की, 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य दिया है 80, 60 और 40। अब उसमें पूछा गया है प्रति पुस्तक। देखिए बच्चों यहाँ पर जो क्वांटिटी दी गई है वो दर्जन में दी गई है और जो अमाउंट दिया गया है वो दिया गया है प्रति पुस्तक। ये मैंने लिखा भी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं और आप भी विधि से इसकी वो निकालना है कि कितनी कुल धनराशि। तो कुल धनराशि निकालना है बच्चों। आपको पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और अर्थशास्त्र ये तीनों प्रकार की बुक है, लेकिन दर्जन में है। तो हमने इसको रो में लिख दिया और उसको लिख दिया कॉलम में, क्योंकि मैट्रिक्स जब बनाते हैं तो आपको पता है कि रो का मल्टीप्लाई कॉलम से किया जाता है। अब कुल धनराशि निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे वैसे तो हम एक एक नियम लगाते थे, छोटी क्लास में पढ़ते थे कि एक पुस्तक का दाम इतना है तो इतनी पुस्तक का दाम कितना होगा, लेकिन अब यहाँ मैट्रिक्स मेथड का यूज करना। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि 10 दर्जन, तो पहले तो हम इसको दर्जन को उसमें कन्वर्ट करें तो एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, तो ये हो जाएगी 120 पुस्तकें हो जाएगी बच्चों। 120 पुस्तक ये हो गई, ऐसे 12 8 96 पुस्तक ये हो जाएगी और 120 पुस्तक ये हो जाएगी, यानी रसायन, भौतिक और अर्थशास्त्र। और रेट तो वही रहेगी, 80 रुपए एक पुस्तक का था, इसमें 60 था, इसमें 40। अब बच्चों आपको मल्टीप्लाई करना है, कितना सरल है, 120 का गुणा 80 में कर देना, प्लस 96 का गुणा 60 में कर देंगे,
प्लस 120 का मल्टीप्लाई 40 से। अब आप देख रहे होंगे 12 8 96, ये 2600 की हो जाएगी केमिस्ट्री। फिजिक्स के बच्चों कितने की हो जाएगी? 5760 की हो जाएगी। और ये हो जाएगी बच्चों 48। जब कुल अमाउंट ऐड करेंगे तो 0 0 6 यहाँ पर 6 हो गया, 8 7 15 और 6 21 हो गया, और कैरी 2 11 11 11 5 16 और 4 20,160। आप लोग भी कैलकुलेट कर लीजिएगा अच्छे से। तो बच्चों इस तरह से आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और अब कुछ बच्चों ने पूछे कि लास्ट के क्वेश्चन और समझा दीजिए सर, तो मैं बता दूंगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों एक मिनट देख लीजिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस के बारे में हम देखते हैं कि जैसे दिया गया है x बराबर इतना, y बराबर इतना, z बराबर इतना, w बराबर इतना और p बराबर इतना। इसके बाद में हम जब सॉल्व करते हैं और देख रहे होंगे इसमें एक कंडीशन दी गई है कि py प्लस wy, इसमें n p और k में संबंध बताना है। तो इस संबंध को बताने के लिए हम देख रहे होंगे क्या करना है, पी वाई। तो बच्चों पी वाई के लिए पी की वैल्यू, अब इसमें कोटियों में संबंध बताना है, तो आप देख रहे हो अगर हम पी की कोटि लिखना चाहें बच्चों तो पी बराबर क्या लिखा है, पी इंटू के। और वाई बराबर बच्चों वाई की कोटि कितनी दी गई है, आप देख रहे होंगे 3 इंटू के, ठीक है ना, प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू की कोटि कितनी दी गई है उसको लिख लिया हमने n इंटू 3। और यहाँ पर बच्चों y की कोटि कितनी है 3 इंटू के। अब हमसे सवाल में ये पूछा गया था n p और k में रिलेशन क्या होगा। तो बच्चों आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर देखिए p इंटू के और 3 इंटू के। मैंने आपसे कहा था कि मल्टीप्लाई तभी संभव हो सकता है जब पहले आव्यूह की स्तंभ और दूसरे आव्यूह की कोटि, बच्चों अगर ये सेम मैच कर जाए, ये इक्वल होना चाहिए तभी जाके मल्टीप्लाई होगा। तो आपको दिख रहा होगा k बराबर बेटा कितना हो गया 3, क्योंकि p का y से मल्टीप्लाई तभी होगा जब पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति सेम हो। तो आपका k बराबर 3 आ गया। अब इधर बढ़ते हैं बच्चों, आपको ये भी पता होगा कि w का y से मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप देख रहे होंगे तो इससे आपको पता चल रहा है कि n इंटू 3 यहाँ 3 इंटू के, ये मैच कर गया बच्चों। तो इसका मतलब n किसके बराबर है, यहाँ p के। क्यों बराबर है, कि k बराबर 3 आ गया और n की वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चों, p के। तो n बराबर आ जाएगा हमारा p। तो कौन सा ऑप्शन सही है, एक पहला। फिर से समझ लो, अगर समझ में नहीं आया हो मैं बता देता हूँ बच्चों। इनका मल्टीप्लाई तभी संभव होता है जब इसका रो का मल्टीप्लाई इसका स्तंभ पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति मैच करे। तो k बराबर 3 आ गया। जब ये 3 आ गया तो ये k 3 है, तो इसका मतलब 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, तो ये भी 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स होगा। और इधर भी बच्चों ये 3 इंटू 3 का होगा। तो n का p से रिलेशन क्या है, सवाल में यही पूछा था n p k में संबंध क्या है। तो वैसे तो इक्वल होंगे, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग n बराबर किसके हो जाएगा, p और k बराबर 3। ऐसे ही बच्चों ये क्वेश्चन था, इसकी कोटि क्या है जरा देखिए, आप लोग तुरंत सॉल्व कर लेंगे। x की कोटि इसमें कितनी दी गई है, 2 इंटू n बच्चों, -5। z की कोटि कितनी है, z की कोटि यहाँ पर दी गई है 2 इंटू। तो आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है इसकी कोटि कितनी है बच्चों, n बराबर p के आप लोगों ने सिद्ध कर दिया। तो कोटि क्या होगी इसकी, भाई रो कॉलम कोटि होती है, तो कोटि हो जाएगी 2 इंटू, कौन सा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन दिए गए तो जो 2 से स्टार्टिंग होगा यानी सेकंड ऑप्शन 2 इंटू। तो इस आव्यूह की कोटि कितनी होगी, 2 इंटू। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। नेक्स्ट 3.3 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।